मेहनत को सलाम करता हूँ। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुंसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग। जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। मालेगांव वालों, मैं जानता हूं आप खुददार लोग हैं। मैं मालेगांव के बुनकर उद्योग के लिए जो करना चाहता हूं, यहाँ तमाम सियासी लोग गवाह हैं इस बात के कि जब मुझे पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद बोलने का मौका मिला तो मैंने सबसे पहली आवाज उठाई तो जेएनयू से गायब हुए इस बच्चे नजीब की मां के आंसुओं के लिए आवाज उठाई, जामिया के लिए आवाज उठाई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए आवाज उठाई, और जब दूसरी बार मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने हिंदुस्तान के बुनकरों के लिए आवाज उठाई। गूगल पर चेक कर लीजिएगा, पार्लियामेंट में बुनकरों के लिए बोला मैं आपके लिए बुनियादी काम करना चाहता हूं, और वो काम तभी होगा जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और इंडिया अलायंस की सरकार बनने के लिए एक एक सीट जरूरी है। धुले से आप शोभाताई बच्चाओं को जिता करके पार्लियामेंट पहुंचाइए। आने वाले दिनों में एक जिताइए, एक फ्री पाइए। इससे अच्छा ऑफर तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक सांसद जिताओगे, एक खासदार जिताओगे, एक साथ में फ्री पाओगे। ये लोकसभा में खड़े होकर के धुले के लिए मालेगांव के मुद्दे पर लड़ेंगी, और मैं इस बहन का साथ देने के लिए राज्यसभा में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर लड़ूंगा। तो यकीनन आपके मुद्दों का हल जल्दी निकलेगा। थोड़े दिन पहले मालेगांव आपके बीच में आया था, लेकिन पिछली मुलाकात कुछ अलग थी और आज की मुलाकात कुछ अलग है। माइक थोड़ा सा बेहतर कर दें अगर हो सके तो, माइक की आवाज थोड़ी बेहतर कर दें। पार्लियामेंट में मोदी जी नहीं बोलने देते, यहाँ माइक वाला नहीं बोलने देगा तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा बेहतर करिए। मालेगांव वालों, पिछली बार आया था तो आपसे पर्सनल मुलाकात करने आया था, लेकिन इस बार आपसे मिलने आया हूं तो उसका मकसद अलग है। आने वाली 20 तारीख को आपको ईवीएम बूथ पर जाना है और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है, धुले के मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से होता हुआ आपके बीच में आया हूं। कल बंगाल में था, बंगाल से सीधे मुंबई लैंड किया और फिर यहां आया। उधर जो लोग मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर वहां से कम नजर आ रहा हो तो आप सीधे आगे भी आ सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। स्क्रीन चूंकि 3-3 कर दिया है तो बड़ा डाइवर्ट सा कर दिया है इन्होंने। जो थोड़ा 20-25 मिनट का वक्त बचा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपसे थोड़ी गुफ्तगू करूं और थोड़ी शायरी भी सुनाऊं, दोनों काम करूंगा। लेकिन पहले गुफ्तगू करूंगा। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। मालेगांव से उठी हुई आवाज पूरे हिंदुस्तान में असर रखती है। अगर आपको लगता है कि इलेक्शन सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर चुनने का इलेक्शन है तो नहीं, आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये इलेक्शन दो विचारधाराओं के बीच में है, दो जहनियत के बीच में है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही हैं कि हमें मैंडेट दो, हमें बहुमत दो, क्योंकि हमें हिंदुस्तान का आईन बदलना है। नरेंद्र मोदी के साथी, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, या भाजपा के पोस्टर बॉय अरुण गोविल हो, पिछले 1 महीने में उनके स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। उनका एक स्टेटमेंट है कि हमें 400 सीटें दो क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है। और एक तरफ वो शख्स खड़ा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो ये कह रहा है कि जब तक मेरी एक भी सांस बाकी है ना हम हिंदुस्तान के आईन पर कोई आंच आने देंगे, न हिंदुस्तान की जमहूरियत पर कोई आंच आने देंगे। मेरे भाई, ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। मैं आपके साथ आपका अपना हूं, आपके मुद्दों पर सड़क से लेकर के संसद तक लड़ता रहता हूं, बोलता रहता हूं। खुदा ने जो मुझे शायरी की सलाहियत दी, उस सलाहियत की बुनियाद पर भी लड़ता रहता हूं। और आपकी दुआओं ने, आपने किन्हीं लम्हों पे मुसल्लों में बैठ के मेरे लिए अगर कोई मासूम सी दुआ की तो शायद वो कबूल हुई। तो मुझे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में यानी कि राज्यसभा में जब पहुंचने का मौका मिला तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वहां भी आपकी आवाज बन के बोलूं। मालेगांव वालों, एक मुश्किल वक्त से देश गुजर रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर के हर मंच पर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, सिर्फ 2 भाषण है उनके पास, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। लेकिन राहुल गांधी किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, कांग्रेस किन मुद्दों पर बात कर रही है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हमारी सरकार बनी तो हम औरतों के लिए महालक्ष्मी योजना लाएंगे। जो हमारा मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का, जिसको हम न्याय पत्र कहते हैं, मेरी खुशनसीबी है कि मैं महज 36 साल की उम्र में कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूं। वो जो मैनिफेस्टो बना है उसमें मैंने आपकी नुमाइंदगी की है, आपकी तरफ से आपकी वकालत की है उस मैनिफेस्टो को बनाने में। जिस मैनिफेस्टो में पी चिदम्बरम है, शशि थरूर है, जयराम रमेश है, वहां पर इमरान प्रतापगढ़ी आपकी नुमाइंदगी कर रहा है। और वहां जो लिखा गया है उसके लिखने में, उसके कहने में इमरान प्रतापगढ़ी का भी रोल है। मैंने बनाया है उस मैनिफेस्टो को। वो मैनिफेस्टो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, वो कहता है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, सेंटर में इंडिया अलायंस की सरकार बनी, तो हर गरीब परिवार की औरत को सालाना 1 लाख रुपया मिलेगा। तो मैं मालेगांव की अपनी माओ बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन गई, आपने शोभा ताई को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके लोकसभा में पहुंचा दिया, तो सरकार बनने पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जिस शहर का सबसे बड़ा फायदा होगा वो यकीनन मालेगांव शहर होगा, ये मुझे पूरा एतबार है। और एक चीज जान लो मेरे भाई मालेगांव वालों, अभी मैंने सुना धुले में गृह मंत्री जी आए थे, अमित शाह साहब, हो सकता है 1-2 दिन में प्रधानमंत्री जी भी आए, आसपास आएंगे ही। लेकिन एक बात जान लो, भाषणों में नरेंद्र मोदी जी कुछ भी बोले, मैं केरल से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेके बिहार से लेके राजस्थान से लेके उत्तराखंड से लेके उत्तर प्रदेश होते हुए पूरे देश में कैंपेन करता हुआ यहां पहुंचा हूं। भाषणों में और मीडिया चैनलों पर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जमीन पर इंडिया अलायंस चुनाव जीत रहा है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। इधर जो सामने बच्चे बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे चुप हो जाओ जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह चुप रहो, चुपचाप बैठ जाओ बेटा। मेरे भाई, प्रधानमंत्री जी के नीचे से जमीन खिसक गई है। ये जो 4 फेज के इलेक्शन आज हुए हैं ना, 4था फेज आज हुआ है, आप यकीन जानो कि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। हालत ये हो गई है कि जबान लड़खड़ा रही है। अगले 1-2 भाषण में हो सकता है किसी मंच पर वो रोने भी लगे, ये मेरी भविष्यवाणी नोट करना, ऐसा हो सकता है कि वो रोने लगे। लेकिन कितना भी करतब दिखा ले, हिंदुस्तान की आवाम ने एक जहन बना लिया है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनानी है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत परेशान हैं। 10 साल आवाम को परेशान करने वाली सरकार का मुखिया परेशान है, मैं देख के आ रहा हूं। अशोक साहिल का एक शेर है कि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी जायज है। मैं तो मालेगांव वाला आज शोभा ताई के लिए आपके सामने दामन फैलाने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे यहां आके पता चला उनका तो मायका है मालेगांव में। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी ने जिसको आपका कैंडिडेट बनाया है उनका मायका आपके मालेगांव में है। तो जिसका मायका हुआ यानी कि वो यहाँ की बेटी है, और बेटी के साथ आप कैसा सलूक करते हैं, कैसी उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, कैसा उसके साथ हुस्न सलूक करते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे 2 बातें करने
मेरी आंखों में इस चुनाव से ज्यादा एक मंजर है, वो मंजर है 7 सितंबर 2022 का, जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर खड़ा हुआ एक नौजवान शख्स ये कह रहा था कि मुझे इस मुल्क से नफरत कम करनी है, और वो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर चला, जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं चला हूं उस शख्स के साथ, चला हूं उस शख्स के साथ। पिछले दिनों वो आपके यहां से भी गुजरे थे, जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के गुजरे। जब मैं उनके साथ पैदल चल रहा था तो मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं बस एक शेर कह देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। और आज मालेगांव वालों, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि वह इंसान 4000 किलोमीटर चला अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर। नारा क्या था? भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। नारा क्या था? मोहब्बत के, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। वो जो नारा लगा के राहुल गांधी निकले थे, तो आज पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं, नफरत की दुकानों के शटर डाउन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं, गृह मंत्री जी परेशान हैं, भाजपा की सरकार जाने वाली है। प्राइम मिनिस्टर भले कितना नारा लगाए कि उन्हें इतनी सीटें आ रही हैं, उतनी सीटें आ रही हैं। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने कहा कि इस लोकसभा इलेक्शन में भाजपा किसी भी कीमत पे 180 सीट का आंकड़ा नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी। अब अगर राहुल गांधी ने कहा है तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए। मालेगांव वालों, आप बहुत दानिशवर लोग हैं, आप जिंदा दिल लोग हैं। मैं तो बस आपसे एक वाक्य शेयर करता हूं। बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल। मैं आपसे एक छोटा सा वाक्य साझा करना चाहता हूं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया, 14 में लात तो आपको भी पड़ी महंगाई की, हमको भी पड़ी, फिर नोटबंदी की लात पड़ी, फिर जीएसटी की लात पड़ी, और सबसे बड़ी लात जो पड़ी वो नफरत की पड़ी इस मुल्क में। आज मुल्क में किस ट्रेन में, किस चौराहे पर कौन सी भीड़ लिबास देख करके किसे मार दे कोई अंदाजा नहीं है। ये जो नफरत पूरे मुल्क में फैलाई गई, इसका जिम्मेदार कौन है? इस मुल्क का हाकिम जिम्मेदार है। और उस नफरत को कम करने की कोशिश कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं यहां खड़ा होकर के मालेगांव वालों आपसे ये कहना चाहता हूं कि अरे आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? रखते हो ना? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे दी जाए। मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना। न वो छाले अभी सूखे हैं, न वो पसीना अभी सूखा है। मैं मालेगांव में राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं मालेगांव वालों। और वो मजदूरी है, शोभा ताई को जिता करके पार्लियामेंट भेजिए। आने वाली 4 जून को जब हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बने और हमारी आंखें वो मंजर देखें कि राहुल गांधी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले, तो एक तरफ शोभा ताई बच्चाओ खड़ी हो और एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा हो। मैं ये मंजर देखना चाहता हूं और ऐसा होने जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से महाराष्ट्र की इस तारीखी सरजमीन पर मालेगांव में खड़ा होकर के ये कह रहा हूं आपसे, नोट करिएगा मेरी बात को, कि तमाम करतब करने के बाद भी, तमाम हिंदू मुसलमान करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी हर दिन अलग अलग तरीके का नमक मिर्च लगा के भाषण दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आवाम ने कान बंद कर लिए हो, कुछ सुनना ही नहीं चाह रही है। वो सीधे सीधे उनसे उनके 10 सालों का बदला लेना चाहती है, जिसमें महंगाई आसमान पर है। उनके जितने नारे थे वो झूठे साबित हुए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा याद है?
वो नारा कहां चला गया? वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए का था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया। गैस सिलेंडर 400 वाली 1000 के पार पहुंच गई। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, किस चीज पर महंगाई नहीं आई? भाजपा की सरकारें तो वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। कफन पर टैक्स लगाया है उन्होंने। मैंने पार्लियामेंट में उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। मैं इसलिए खड़ा होकर के यहां